हेलो एवरीबॉडी। आज अपन बात करेंगे आपके विलियन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है विलेयता यानी कि घुलनशीलता, सोल्युबिलिटी। देखो, विलेयता जो है इसको सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं कि ये विलेयता का मतलब होता क्या है, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। पहले इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक निश्चित ताप पर कोई निश्चित विलायक है, उसमें आपको विलेय घोल देना है और वो विलायक की अधिकतम मात्रा उसमें जो घुलती है उसे विलेयता कहते हैं। यानी कि उसकी घुलने की जो क्षमता है उसी को अपन विलेयता कहते हैं। जैसे आपके पास में मान लीजिए यहाँ पे 100 ग्राम द्रव विलायक है। क्या है? द्रव विलायक है और इसके अंदर आपको कोई ठोस विलेय को घोलना है। जैसे यूं मान लो कि जल है और उसमें आपको नमक को घोलना है। नमक जो कि ठोस है, जल जो कि क्या है, द्रव है। अब आप ये कह देंगे कि इस 100 ग्राम द्रव विलायक है, इसका मतलब विलायक की मात्रा निश्चित है और ये काम आपको करना है निश्चित ही ताप पर। ताप को चेंज नहीं करना, क्योंकि ताप चेंज होते ही विलेयता भी चेंज हो जाती है। ये एक कारक भी है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे अभी। तो 100 ग्राम द्रव विलायक की एक निश्चित मात्रा है, निश्चित ताप है। इस द्रव विलायक में आपको ठोस विलेय को इसके अंदर घोल देना है और जैसे इस ठोस विलेय को घोलोगे ये घुल जाएगा। तो आप देखोगे कि इसमें कितना अधिकतम ये घुल सकता है। वो अधिकतम मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? ठोसों की द्रवों में विलेयता कहलाती है और सोल्युबिलिटी कहलाती है। इसे घुलनशीलता भी कह सकते हैं। तो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि निश्चित विलायक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में 100 ग्राम द्रव विलायक में विलेय की वो भी कैसा विलेय? ठोस विलेय की अधिकतम घुली मात्रा, अधिकतम घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। ये तो बात हुई विलेयता की। ठीक, यहाँ पे तापमान भी निश्चित है, विलायक भी निश्चित है। 100 ग्राम लिया है, द्रव लिया है, द्रव में ठोस घोला है। ठोस कितना अधिकतम घोल देते हैं, वो जितना मैक्सिमम इसमें घुल सके वही इस द्रव की क्या है, ठोसों की इस द्रव में विलेयता है। अब ऐसा विलयन जो है उसमें अपन ने जितना घुलना था इस ये ठोस उतना घोल दिया। अब इस कंडीशन में अगर आप और विलेय मिलाओगे ना तो वो घुलेगा नहीं, क्योंकि जितना घुलना था उतना तो घोल दिया। इस स्थिति में जो विलयन बना है, यानी इस विलायक और विलेय को मिलाने से यहाँ पे जो विलयन बना है, ये विलयन जो होगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। आर यू गेटिंग दिस गाइस? ओके। अब ये जो विलेयता है ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, वो कारक कौन कौन से होंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला कारक आपका जो है वो है प्रकृति। प्रकृति प्रकृति किसकी? तो अपन कहेंगे आपके पास में एक तो विलेय है उसकी प्रकृति, और विलेय के साथ में कौन मिलाया हुआ, कौन है? विलायक है, उसकी प्रकृति। दोनों की प्रकृति पर बात करेंगे। एक कंसेप्ट है कि समान समान को पसंद करता है, और यह मानव प्रकृति भी होती है कि हम उसी को पसंद करते हैं जो अपने जैसा होता है। तो सेम वही बात यहाँ पे है कि जैसा विलायक वैसा विलेय, जैसा विलेय वैसा विलायक। तो जैसा एक जैसे को ही घोलता है। जैसे आपके पास में ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय विलेय घुलेगा, और अगर अध्रुवीय विलायक है तो वो अध्रुवीय विलेय को ही घोलेगा। यानी कि प्रकृति दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे एक कंसेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि समान समान को पसंद करता है, समान समान को पसंद करता है, समान समान को घोलता है।
एक जैसे को बोलता है। यह है जैसे विलेय भी ध्रुवीय हो और विलायक भी ध्रुवीय हो, दोनों की प्रकृति जो है एक जैसी हो, तो उस कंडीशन में ही विलेयता अधिकतम होगी, यानी उस कंडीशन में ही विलेय बोलेगा, अदरवाइज विलेय बोलेगा नहीं। यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि विलायक तो अध्रुवीय हो और विलेय ध्रुवीय हो, तो उस कंडीशन में ये घुलनशीलता नहीं होती, यानी विलेयता नहीं होती, यानी कि वो घुलते नहीं उसमें। जैसे आपको एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे आप कहोगे सर H2O है ना एक ध्रुवीय विलायक है, इसलिए ये ध्रुवीय विलेय को ही खोलेगा। ध्रुवीय विलेय कौन कौन से, जैसे NaCl हो गया, क्योंकि NaCl पे Na प्लस और Cl माइनस है। जैसे KCl हुआ, क्योंकि KCl पे K प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटते हैं ये। जैसे Li2SO4 हुए, Li2SO4 जो होंगे वो दो Li में, Li प्लस में और एक SO4 माइनस आयन में टूटेगा। तो ये ध्रुवीय आयन ध्रुवीय प्रकृति के हैं, यानी आयनिक प्रकृति के हैं। ध्रुवीय में कौन कौन से डाल सकते हो, आयनिक को भी रख सकते हो। तो आयनिक है, ये आयनिक यौगिक है जिसमें एक धनात्मक है और दूसरा धनायन है, दूसरा ऋणायन है, और ये भी ध्रुवीय है। कौन, जल, इसलिए जल में ये घुल सकते हैं, इनकी घुलनशीलता अधिकतम होगी। अब आप कहोगे कि सर जल कैसे ध्रुवीय हो गया, जल ऐसे ध्रुवीय हो गया कि जल जो है, यहां देखो HOH, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है दोनों तरफ से। इस वजह से हाइड्रोजन पे आ जाता है आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश ये इधर खींच लेगा और इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। तो आप कहोगे सर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, फलस्वरूप इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में हो गया, H से O की डायरेक्शन में हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो है, ऐसे यौगिक को बोलते हैं ध्रुवीय अणु। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु। तो यहाँ पे H2O क्या है, एक ध्रुवीय अणु है, इसलिए H2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O, ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, यानी इसमें दो ध्रुव हो गए, एक धनात्मक ध्रुव और एक ऋणात्मक ध्रुव। धनात्मक ध्रुव तो बोलोगे हाइड्रोजन वाली साइड, और ऋणात्मक ध्रुव किसको बोलोगे, ऑक्सीजन वाली साइड को। आप इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आप कहोगे सर ये H2 इस NaCl को कैसे घोलेगा? तो देखो NaCl को दो प्रोसेस होते हैं घुलने पर। आप एक बात बताऊं, NaCl जो होता है वो एक जालक संरचना बना के रखता है, इस तरह से उसकी एक कोशिका होती है, ये अपन ने पढ़ा ठोस अवस्था में। यहाँ हर कॉर्नर पे इन पे आयंस मौजूद होते हैं, ये अपन ने ठोस अवस्था वाले चैप्टर में पढ़ा। तो NaCl एक आयनिक यौगिक है जो कि एक जालक संरचना बनाते हैं, ये भी पढ़ा अपन ने। तो NaCl आयनिक यौगिक है, इसकी एक जालक संरचना होती है। अगर आप जब पानी मिलाओगे ऊपर से, बरसा दो रे भैया इस पे पानी बरसा दो, तो जैसे ही इस पर H2O गिरेगा तो इसका जो जालक है जिसमें Na और Cl, Na और Cl, Na और Cl व्यवस्थित हो रखे हैं, ये जालक टूट जाएगा। ये टूटते ही फिर यही जल के अणु उनको चारों तरफ से घेर लेंगे। तो जब ये टूटेगा ना, तो उस टूटने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होती है जालक ऊर्जा। इस जालक को टूटने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको तो क्या बोलेंगे, जालक ऊर्जा। और फिर वो जो जल के अणु उन आयनों को घेर लेंगे और घेरने पर कुछ ऊर्जा निकलेगी, उसको बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। तो किसी की जालक ऊर्जा ज्यादा हो, मतलब जालक मजबूत हो, तो फिर उसकी विलेयता कम होगी, क्योंकि वो टूटना नहीं चाहेगा, वो धनायन और ऋणायन एक दूसरे के साथ में प्रबल आकर्षित रहेंगे, इसलिए उनकी विलेयता कम होगी। अच्छा, आप कहोगे कि कैसे हुआ? तो आपने मान लिया कि देखो भाई NaCl था, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। जैसे आपने इस पर पानी मिलाया, इसको पानी में घोला, इस NaCl को पानी में घोला, तो पानी में घोलते क्या हुआ, इसके जालक संरचना टूट गई और आपको दो आयन मिल गए, एक Na प्लस और एक Cl माइनस आयन। दो आयन क्यों मिल गए? क्योंकि आपने कह दिया कि सर इसकी जालक ऊर्जा कम थी, मतलब ये जालक रूप में रहने की प्रवृत्ति कम थी, पानी मिलाते ही इसका जालक टूट गया, जालक ऊर्जा कम होने के कारण। फिर जैसे ही टूटा ना, टूटते क्या करेगा, इस धनायन को ऋणायन को जल के अणु घेर लेंगे। घेरेंगे कैसे? बड़े ब्यूटीफुल तरीके से घेरेंगे। जैसे आप कहोगे ये Na प्लस है और आपकी H2O में दोनों प्रकार के ध्रुव हैं,
ऋणात्मक ध्रुव ऑक्सीजन की साइड से है, तो ये ऑक्सीजन की साइड इसके तरफ व्यवस्थित हो जाएगी क्योंकि इस तरफ आंशिक ऋणावेश है, और धनायन पे धनावेश है, इसलिए यहां से आकर्षण स्थापित हो जाएगा। फिर ऐसे ही इस तरफ से भी H2O के अणु घेर लेंगे, इधर से भी ऑक्सीजन के साइड से घेर लेंगे, इधर से भी ऑक्सीजन के साइड से घेर लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की साइड पे ऋणावेश है, आंशिक ऋणावेश, और अन्य पे +1 प्लस चार्ज है, तो धनावेशित साइड को ये ऋणावेशित सिरा ऑक्सीजन वाला जिस पर आंशिक ऋणावेश है, ये इसको क्या कर लेगा, आकर्षण स्थापित कर लेगा। क्या कर लेगा, आकर्षण स्थापित करके इसको चारों तरफ से घेर लेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं जल योजन। ये धनायन का जल योजन हो गया। इसी प्रकार से इस Cl है, इस Cl पे माइनस का चार्ज है, और H2O का ये धनात्मक सिरा जिस कौन सा है, हाइड्रोजन वाला धनात्मक सिरा इसको घेर लेगा H2O की साइड से, और यहाँ आकर्षण स्थापित कर लेगा। यहाँ भी ये H की साइड से इसको घेर लेगा, यहाँ भी ये इसको H की साइड से घेर लेगा, ये H की साइड से इसको घेर लेगा। तो देखो इस प्रक्रिया को भी क्या बोलोगे, जल योजन बोलोगे। तो जल योजन जो होगा वो होने पर ऊर्जा मुक्त होती है, और अगर किसी की जल योजन ऊर्जा ज्यादा हो और ये जो जालक बने रहने की जो ताकत है, पावर है, ऊर्जा है, ये कम हो, तो वो उन पदार्थों की विलेयता सदैव क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अन्य Cl, KCl, Li2SO4 ये ऐसे आयनिक यौगिक है, इनकी जालक ऊर्जा तो कम होती है और जल योजन ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए कहते हैं इनकी जल में विलेयता सर्वाधिक अधिकतम विलेयता होती है। ये तो अपन बात करते हैं ध्रुवीय यौगिकों के लिए। इसकी बजाय अगर आपको कोई कह दे CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, जो कि एक अध्रुवीय अणु है, और अध्रुवीय अणु होने के साथ साथ यह अध्रुवीय अणु है, इसलिए अध्रुवीय अणु है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या होता है, शून्य होता है, तो ये ध्रुवीय अणु नहीं है, ये एक अध्रुवीय अणु है। अध्रुवीय अणु क्यों है, क्योंकि देखो सल्फर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचता है, और ये सल्फर भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन और सल्फर के बीच में जो बंध है इसके इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचता है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इधर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जब भी किसी दो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो ना, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इधर वाला द्विध्रुव है, इधर वाले द्विध्रुवों को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि द्विध्रुव एक सदिश राशि है। दिशा विपरीत होते ही एक दूसरे की वैल्यू समान हो, दिशा विपरीत हो तो एक दूसरे के मान को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे सल्फर है, इधर भी सल्फर है, तो जितने पावर से सल्फर खींच रहा है इस साइड वाला, उतनी पावर से ये सल्फर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण इसके द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, ये एक सदिश राशि होने के कारण। इसलिए CH2 एक प्रकार का अध्रुवीय अणु है। CH2 क्या है, एक प्रकार का अध्रुवीय अणु है। अध्रुवीय अणु होने के कारण जल में नहीं घुलेगा। इसी तरह से S8 भी अध्रुवीय अणु होता है। इसी प्रकार से आपका जो I2 है, समान परमाणु है, आयोडीन है, I2 है, I2 ठोस है, दो समान परमाणु, कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है इनमें, दोनों तरफ समान परमाणु स्थित होने के कारण क्या होगा, कोई इनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है, ये एक अध्रुवीय अणु है। तो जो अध्रुवीय अणु होते हैं ना, लाइक I2 हुआ, S8 हुआ, CH2 हुआ, ये ध्रुवीय में नहीं घुलेंगे क्योंकि एक जैसे नहीं है, समान समान को घोलता है, ये समान इनके नहीं है, ये तो ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है, अध्रुवीय को ध्रुवीय नहीं घोलेगा, तो फिर किस में घुलेंगे, वो अध्रुवियों में ही घुलेंगे। जैसे CCl4 अध्रुवीय विलायक है, उसी में घुलेंगे। बात आई समझ में? तो आपको याद क्या रखना है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता ध्यान रखते टाइम विलेय और विलायक की प्रकृति ध्यान में रखनी है। समान समान को घोलता है, यदि विलेय ध्रुवीय है तो वे ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, और विलेय अध्रुवीय है तो वे अध्रुवीय में विलायकों में घुलेंगे। जैसे अन्य Cl, KCl, Li2SO4 आयनिक यौगिक हैं जो कि ध्रुवीय प्रकृति के हैं, वो जल जो कि ध्रुवीय प्रकृति का है वो जल में घुल जाएंगे। जबकि CH2, S8, I2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ऐसे यौगिक हैं जो क्या करते हैं, ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय प्रकृति के हैं, इसलिए ध्रुवीय विलायक यानी जल में घुलेंगे नहीं। बोलो बात समझ में आई क्या? इसके बाद में एक तो बात ये ध्यान रखनी है, एक बात ये ध्यान रखनी है कि किसी भी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कम हो और विलायकन ऊर्जा यानी जल योजन ऊर्जा ज्यादा हो। कि जालक तू तो आसानी से टूट जा और तेरे को हम घेर लेंगे इजीली सी, मतलब कोई पानी मिलाते टूटे तो जल्दी और घेरे उसको आसानी से घेर ले, चारों तरफ से घेरने की पावर ज्यादा हो जल के अणु के द्वारा। तो जल योजन तो ज्यादा हो और जालक ऊर्जा कम हो,
तो वो भी विलेय ज्यादा होंगे। जो ये एग्जाम्पल लिखे NaCl KCl Halide 2SO4 ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिनके लिए जालक ऊर्जा यानी जालक बने रहने की क्षमता कम होती है और अपने आयनों में टूट करके जल के अणु के द्वारा गिरने की क्षमता जो है वो इनकी ज्यादा होती है, यानी जल योजक ऊर्जा इनकी ज्यादा है और जालक ऊर्जा कम है। इसलिए ऐसे आयनों की घुलनशीलता जो होती है वो अधिकतम होती है। ये तो हुआ पहला कारक, कौन सा? प्रकृति का। इसके बाद में हम बात करते हैं तापमान की। दूसरा कारक, तापमान कैसे प्रभावित करता है विलेयता को। देखो बंद करते हैं, वो है टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर जो है वो विलेय ठोसों की विलेयता को कैसे प्रभावित करता है। देखो आपके पास में एक विलेय है जो कि क्या है? ठोस है, और एक आपके पास में विलायक है जो कि कैसा है? द्रव प्रकृति का है। और दोनों को मिला देने से आपने कहा कि सर विलयन बन गया, और इस विलयन की भी प्रकृति द्रवीय ही है, ठीक, क्योंकि विलायक द्रव है तो द्रवीय विलयन माना जाएगा। अब ये जो विलेय और विलायक को मिलाने से जो विलयन बना है, तो क्या होगा? आपने विलेय मिलाकर के विलयन तैयार कर दिया, संतृप्त विलयन बन गया आपके पास में। थोड़ी देर बाद में क्या होगा? और अधिक आप विलेय मिलाओगे तो फिर वो घुलेगा नहीं, क्योंकि इसकी जितनी घुलने की क्षमता थी उतना घुल गया इसमें। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा, ठीक। यानी कि अगर आप विलेय मिला दोगे तो कुछ विलेय जो होगा वो ठोस अवस्था में ही बना रहेगा, उसके अंदर वो घुलेगा नहीं, और या यूं कह दो वो घुल जाएगा, तो जो कुछ घुला हुआ है वो विलीन अवस्था में वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन हमें ये लगेगा कि देखने से कि अब और अधिक नहीं घुल रहा है, साम्य स्थापित हो गया विलियन में। ऐसी कंडीशन में अगर किसी के पास में, आपके पास में ये विलियन है, और इस विलियन में अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर दोगे, इसको गर्म करोगे, जैसे आपने देखा ना कि अपन पानी लेते हैं उसमें चीनी मिला देते हैं, तो वो चीनी को घोलते जाते हैं, और फिर अगर मान लो कि अपने को चाशनी बनानी है, तो चाशनी बनानी होती है तो अपने को और ज्यादा चीनी, कम पानी में ज्यादा चीनी को घोलना होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? कढ़ाई को किस पे चढ़ाते हैं? टेम्परेचर देते हैं उसको नीचे से चूल्हे पे चढ़ा करके। तो जैसे जैसे हम गर्म करते जाते हैं वैसे वैसे वो चीनी क्या करती जाती है, उसमें घुलती जाती है, चीनी घुलती जाएगी। जैसे जैसे और गर्म करते जाएंगे क्या होगा? चीनी उसमें और डिजोल्व होती जाएगी। तो तापमान बढ़ाने से शायद विलेयता प्रभावित होती है, वहां से पता चला। लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनके लिए तापमान बढ़ाने से विलेयता घट जाती है। तो दोनों बातें हो सकती है कि तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ भी सकती है और तापमान बढ़ाने से विलेयता घट भी सकती है। तो आप कहोगे कि ऐसा कौन सा सिद्धांत लागू होता है जिससे हमें पता चले कि भाई इनके लिए विलेयता है, इनके लिए विलेयता बढ़ती है ताप के साथ, इनके लिए घटती है। तो इसके लिए एक लाशा तेलिय नाम का वैज्ञानिक आया, ली चेटलियर भी बोलते हैं, या आप उसको लाशा तेली भी बोल सकते हो, ऐसे नाम है ली चेटलियर, ली चेटलियर प्रिंसिपल। इंग्लिश वाले तो इसको, इंग्लिश मीडियम वाले तो ली चेटलियर पढ़ते हैं, और हिंदी मीडियम में इसी बात को ला सातेलियर पढ़ते हो। क्या प्रोनाउंसिएशन है, अपना अपना स्टाइल है कैसे इसको पढ़ने का है। इंग्लिश में ली चेटलियर पढ़ते हैं इसी को, और हिंदी वाले मीडियम वाले इसी को ला सातेलियर बोलते हैं, ला सातेलियर बोलते हैं, लाशा तेलीय सिद्धांत बोलते हैं। वट एवर, इसको जो भी पढ़ते हैं, लाशा तेलीय पढ़ो या ली चेटलियर पढ़ो, वैज्ञानिक का नाम है। इसने क्या कहा कि जैसे ही तुम किसी विलेय को पानी में मिलाओ, द्रव में मिलाओ, सॉरी विलायक में मिलाओ, और उस विलायक में मिलाने से जो विलेन बन रहा है उसका टेम्परेचर देख लो कि वो बढ़ रहा है क्या। टेम्परेचर विलेय को मिला देने से बढ़ रहा है क्या? इसका मतलब वो उष्मा छोड़ रहा है विलेय मिला देने से, और उष्मा छोड़ रहा है वो प्रक्रम कैसा कहलाता है? उष्माक्षेपी कहलाता है। तो अगर किसी द्रव में ठोस को मिला देने से अगर उस विलियन जो बन रहा है उसका पहले से ज्यादा वो गर्म हो रहा है। आप जनरली देखना डिटर्जेंट को हम पानी में घोलते हैं ना, तो थोड़ा गर्म हो जाता है पानी पहले से। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, तो वो प्रक्रम क्या हो रहा है कि उसमें उष्मा निकल रही है तभी वो गर्म हो रहा है, यानी कि वो उष्माक्षेपी प्रक्रम है, और पहले से वो गर्म हो रहा है घुलने पर, और ऐसों को तुम और गर्म करोगे तो विलेन कहेगा कि काके हम तो पहले से गर्म हो रहे हैं, तुम क्यों और गर्म कर रहे हो। तो ऐसों के लिए क्या है कि तापमान बढ़ाने से विलेयता घटती है।
यानी कि जब किसी ठोस को द्रव में मिलाएं और उसका टेम्परेचर पहले से बढ़ जाए विलयन का, यानी उष्मा बाहर निकल जाए, उष्मा का उत्सर्जन होने लगे, उष्मा क्षेपी प्रक्रम हो, तो ऐसे प्रक्रमों के लिए तापमान बढ़ाने से विलेयता घट जाती है। यानी कि द्रव ठोस को द्रव में मिलाने पर, यानी विलेय और विलायक को मिलाने पर प्रक्रम कैसा हो, उष्मा क्षेपी हो, तो उस कंडीशन में ताप बढ़ाने से जो विलेयता है वो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी, क्योंकि वो तो पहले खुद ही उष्मा छोड़ रहे हैं ना। वो तो कहेंगे हम तो खुद ही उष्मा छेड़ रहे हैं, उष्मा क्षेपी प्रक्रम है, तुम बाहर से और क्यों तापमान बढ़ाने में लगे हो। ज्यादा रेंडमनेस बढ़ेगी, अव्यवस्था ज्यादा बढ़ेगी, तो विलेयता क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में विलेयता घटेगी। इसकी बजाय कुछ प्रक्रम ऐसे हैं जिसमें आप ठोस मिला दो, ठोसों को मिलाया, मिलाने से विलायक में मिलाने से जो विलेन बना है उस विलेन का टेम्परेचर पहले से कम हो जाएगा। शिकंजी बनाते हैं ना अपन, तो उसमें वो चीनी डालते हैं, तो चीनी डालते हैं तो आप कभी देखना कि नॉर्मल टेम्परेचर से चीनी मिला देने के बाद में उस गिलास में छू के देखना, वो थोड़ी ठंडी ज्यादा हो जाएगी, पहले से टेम्परेचर गिर जाएगा ना। ना ठंडे पानी के बिना ही नॉर्मल टेम्परेचर वाले नॉर्मल पानी का जो है ना, घड़े का पानी, उसमें भी अगर तुम लोग चीनी को घोलोगे तो वो पहले से पानी ठंडा हो जाएगा, छू के देखना कभी। तो फिर उससे क्या होगा, उससे आप क्या समझे कि ये तो उष्मा की कमी होगी, टेम्परेचर डाउन हो गया, उष्मा शोषी प्रक्रम हो गया। ऐसो के लिए तुम क्या करो, तापमान बढ़ाओगे तो फिर उस कंडीशन में विलेयता बढ़ेगी। इसीलिए चीनी को जब हम पानी में घोलते हैं और गर्म करते जाते हैं तो विलेयता बढ़ती जाती है, क्योंकि चीनी का पानी में घुलना क्या है, एक उष्मा शोषी प्रक्रम है। तो उष्मा शोषी प्रक्रमों में तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं, उष्मा शोषी प्रक्रम जहां हो वहां पे ताप अगर बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। अब अपन कहते हैं कुछ एग्जाम्पल बता दो ऐसे, उष्माशोषी वाले कौन से हैं, उष्माक्षेपी वाले कौन से हैं। उष्माशोषी वाले हैं Na, क्षेपी वाले NaOH और CaC, कैल्शियम एसीटेट, CH3C का होल ट्वाइस Ca। ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको पानी में घोलोगे तो ये तो खुद ही उष्मा छोड़ने लगेंगे, पानी को गर्म कर देंगे, द्रवों को गर्म कर देंगे, जिससे अगर ऐसों के लिए तुम तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता घटनी है। इसकी बजाय आप NaCl हुआ, शुगर हुई, चीनी हुई, ये KCl हुआ, ये पदार्थ ऐसे हैं जिनमें क्या करोगे, इसको अगर विलायक में घोलोगे तो उष्मा की कमी हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ऐसों के लिए तुम ताप बढ़ाओगे तो क्या कहना, विलेयता बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। तो ये कारक, ये जो प्रभाव दिया था, ये किसने दिया था, ये सिद्धांत जो दिया था वो दिया था लाशातेलिए ने। इसलिए लाशातेलिए के अकॉर्डिंग विलेयता ताप से ऐसे प्रभावित होती है। इसके बाद में, ताप के बाद में अगला कारक आता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं, दाब का प्रभाव। ठोस को द्रवों में मिलाते हैं तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ताप के लिए अगर आप एक ऐसे कह सकते हो, कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे ग्लोबुलर लवण है। ग्लोबुलर लवण जो है, जैसे ग्लोबुलर लवण, ग्लोबुलर लवण कहते हैं Na2SO4.10H2। ये जो 10H2 लिखते हैं ना अपन डॉट लगा के, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल, जो कि उस आयनिक यौगिक के जालक संरचना के अंदर होते हैं, ये इसके साथ ही होते हैं, क्रिस्टल में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। इसका एक सामान्य नाम है ग्लोबुलर सॉल्ट, ग्लोबुलर लवण। ये क्या करता है, ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो विलेयता बढ़ती है इसकी जल में। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं तब तक तो ये Na2SO4 10H2 ये जो है इसकी विलेयता बढ़ती जाती है ताप के साथ। लेकिन जैसे ही तुम इससे ज्यादा तापमान दोगे ना तो क्या होगा, इसका क्रिस्टलीय जल बाहर निकल जाएगा, और फिर इसकी क्रिस्टल जल के बाहर निकलने के कारण इसकी विलेयता फिर ताप के साथ घटने लगेगी। तो ये एक खूबसूरत सा एग्जांपल है जिसको आपको एक्सेप्शनल केस में रखना है, यानी अलग से याद रखना है कि ऐसा को ग्लोबुलर लवण की ताप से विलेयता का क्या प्रभाव है। तो आप ऐसे कहे ना, ग्लोबुलर लवण बोले तो Na2SO4.10H2O 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसकी विलेयता ताप के साथ बढ़ती है।
लेकिन इस टेम्परेचर को पार करने के बाद में जैसे ये क्रिस्टलीय जल इसके जो इसके सूत्र में फॉर्मूले में है, ये बाहर निकलने के बाद में फिर इसकी विलेयता घटने लगती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? और रही बात दाब की, तो दाब का ठोस को अगर विलायक में मिला, द्रव विलायक में मिलाओगे तो उसकी विलेयता ताप से प्रभावित, दाब से, प्रेशर से प्रभावित नहीं होगी। क्लियर? प्रेशर लगाने से इसके दाब पर कोई प्रभाव, विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इसकी वजह अगर गैस होती, जैसे आपके पास में द्रव विलायक है और उसमें आपको गैस को घोलना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक आप खोल दो तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 निकलती है, तो वो CO2 जो उसमें घुली हुई थी वो गैस थी। और कोल्ड ड्रिंक में मीठा पानी है, तो वो द्रव है और द्रव में आपने गैस को घोल रखा था, तो वहां पे दाब का प्रभाव हो सकता है, वहां पे दाब का प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है क्या वहां पे पड़ेगा दाब का प्रभाव। लेकिन यहाँ तो ठोस है और ठोस का द्रव में घोल रहे हो, और उससे अगर आप ऊपर से अगर कोई प्रेशर लगाओगे तो वो कोई प्रभावित नहीं होगा, उसका दाब से कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसके बारे में अपन ने ये बात की है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि ठोसों की द्रवों में विलेयता कैसे प्रभावित होती है, मुख्यतः प्रकृति, और सेकंड ताप, और थर्ड आपको ध्यान में रखना है एक ग्लोबुलर सोल्ट के बारे में बात, और फिर तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है दाब, जिसका अपन कहते हैं कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके